सोचो अगर एक दिन तुम गेम खेलने जाओ और गेम तुम्हें खेलने लगे। एक ऐसा गेम जिससे लॉग आउट नाम की कोई चीज ही नहीं है, जहां हारने का मतलब सिर्फ गेम ओवर नहीं बल्कि सीधा मौत। 10,000 प्लेयर्स अंदर गए थे, आज सिर्फ 8,000 जिंदा हैं और जो मरा वो कभी वापस नहीं आया। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बीटा प्लेयर से भी ऊपर था, लेकिन इस गेम ने उसे ही सबसे पहले तोड़ दिया। नाम क्रूतो, और ये है वो गेम जहां जीतने के लिए इंसानियत मरनी पड़ती है। ट्रिपल एस रैंक गेमर। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि भविष्य में इंसानों ने एक ऐसा एडवांस्ड गेम बना लिया है जिसकी मदद से इंसान सीधे गेम की दुनिया के अंदर जा सकता है। इसी दौरान हमें अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलवाया जाता है, जो आज पहली बार इस गेम को खेलने वाला होता है। वो पूरी तैयारी के साथ जैसे ही गेम को स्टार्ट करने का कमांड देता है, वैसे ही उसका शरीर धीरे धीरे गेम के अंदर ट्रांसफर होने लगता है। इसी समय रियल वर्ल्ड में एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जाती है कि जिस गेम को हमारा एमसी खेल रहा है उसमें एक गंभीर बग आ चुका है। जो भी प्लेयर इस गेम के अंदर जा रहा है वो वापस बाहर नहीं आ पा रहा, यानी हमारा एमसी भी अब इस गेम में पूरी तरह फंस चुका है। इसके बाद हमें हमारा एमसी गेम के अंदर दिखाया जाता है, जहां वो अपने गेम कैरेक्टर की बॉडी में होता है। ये उसकी असली बॉडी नहीं होती। तभी वो कहता है कि आखिरकार वो इस तरह के गेम को एक बार फिर खेलने जा रहा है। यहीं पर हमें पता चलता है कि हमारे एमसी का नाम क्रूतो है। क्रूतो के साथ साथ वहां हमें कई और प्लेयर्स भी दिखाई देते हैं, जो सभी अपने अपने गेम कैरेक्टर्स के अंदर होते हैं, यानी किसी की भी असली बॉडी वहां मौजूद नहीं है। इस वक्त किसी भी प्लेयर को ये एहसास नहीं होता कि वे सभी गेम के अंदर फंस चुके हैं। इसके बाद क्रूतो गेम की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। तभी उसकी नज़र एक और घूमते हुए प्लेयर पर पड़ती है। वो प्लेयर क्रूतो के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसने इस तरह के गेम्स पहले भी खेले हैं और क्या उसे इस गेम के बारे में कुछ जानकारी है। इस पर क्रूतो जवाब देता है कि उसने ऐसे कई गेम पहले खेले हैं और वो एक तरह से बीटा प्लेयर रह चुका है। ये सुनकर उस प्लेयर, जिसका नाम क्लिंट होता है, क्रूतो से कहता है कि उसे इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता और क्या क्रूतो उसे गेम खेलना सिखा सकता है। क्रूतो मान जाता है और कहता है कि वे सबसे पहले हंटिंग से शुरुआत करेंगे और पूछता है कि क्या वो तैयार है। इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लिंट एक पिगी मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसे हंट करके एक्सपीरियंस मिल सके, लेकिन वो उसे मार नहीं पा रहा होता। क्रूतो उसे समझाता है कि अपनी एनर्जी को फोकस करो और पूरी ताकत से उस पर अटैक करो ताकि एक ही बार में उसे खत्म किया जा सके। इसके बावजूद क्लिंट मॉन्स्टर को मारने में नाकाम रहता है। तब क्रूतो एक छोटा सा पत्थर उठाता है, अपनी पूरी पावर को उसमें फोकस करता है और उसी पत्थर से पिगी मॉन्स्टर पर हमला करता है। उसका हमला बेहद ताकतवर होता है। इससे हमें साफ समझ आ जाता है कि क्रूतो को इस तरह के गेम्स का बहुत अच्छा नॉलेज है। उस एक ही हमले में पिगी मॉन्स्टर की आधी एचपी खत्म हो जाती है। इसके बाद क्रूतो उस पिगी मॉन्स्टर को क्लिंट की तरफ लुभा देता है ताकि क्लिंट खुद उसे मारकर एक्सपीरियंस हासिल कर सके। लेकिन क्लिंट घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे। फिर वो क्रूतो की बातें याद करता है, अपनी सारी एनर्जी अपने नाइफ में फोकस करता है और जोरदार हमला करता है। इस बार पिगी मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। इससे क्लिंट बहुत खुश हो जाता है कि उसने गेम में अपनी पहली प्रोग्रेस हासिल की है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि जिस गेम की छोटी सी प्रोग्रेस पर वो खुश हो रहा है, उसी गेम में वो अब फंस चुका है। इसके बाद क्रूतो और क्लिंट काफी देर तक प्रैक्टिस करते रहते हैं और देखते देखते शाम हो जाती है। शाम होते ही क्लिंट क्रूतो से कहता है, क्लिंट कहता है, मुझे ये सब सिखाने के लिए शुक्रिया दोस्त, अब मुझे जाना होगा, मैंने खाने के लिए पिज्जा ऑर्डर किया है। इस पर क्रूतो जवाब देता है, ठीक है, मैं भी अब इस गेम से बाहर निकलने ही वाला हूँ। इसके बाद जैसे ही क्लिंट गेम से बाहर निकलने के लिए लॉग आउट बटन ढूंढता है, वो चौंक कर कहता है, अरे मेरे डैशबोर्ड पर लॉग आउट बटन तो दिख ही नहीं रहा। ये सुनकर क्रूतो उससे कहता है, ध्यान से देखो, शायद किसी कॉर्नर में होगा। क्रूतो भी अपना डैशबोर्ड चेक करता है, लेकिन उसे भी लॉग आउट बटन दिखाई नहीं देता। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी अचानक एक तेज बेल की आवाज गूंजती है और वे दोनों वहां से टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही पलों में वे एक विशाल काउंसिल हॉल में टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं। वहां उनके साथ साथ कई और प्लेयर्स भी पहले से टेलीपोर्ट होकर पहुंच चुके होते हैं। इस जगह पर कई प्लेयर्स घबराने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका होता है कि उनका लॉग आउट बटन गायब हो चुका है और वे इस गेम में फंस चुके हैं। इसी बीच सबकी आंखों के सामने एक बेहद विशाल प्लेयर समन होने लगता है। उसके पूरी तरह सामने आते ही वो कहता है, मैं इस गेम का गेम मास्टर हूँ, ये कोई ग्लिच या बग नहीं है, मैंने ही इस गेम को बनाया है और तुम सभी अब इस गेम के अंदर फंस चुके हो। तुम अब इस गेम से बाहर नहीं निकल सकते।
वो आगे कहता है, अगर तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर ने गेम के स्विच या हेलमेट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो याद रखो, अब तक इसी वजह से 213 प्लेयर्स मर चुके हैं। ये सुनते ही कृतु घबरा जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके फैमिली मेंबर्स बाहर से उसे बचा सकते हैं। तभी गेम मास्टर कहता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो ये न्यूज़ और आर्टिकल देख लो। उनके सामने कई स्क्रीन दिखाई देती हैं जिनमें रोते हुए फैमिली मेंबर्स नजर आ रहे होते हैं। इससे साफ हो जाता है कि गेम मास्टर जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। अगर किसी ने भी गेम के बाहर से कोई छेड़छाड़ की तो प्लेयर्स धीरे धीरे मरने लगेंगे, और अगर कोई प्लेयर गेम के अंदर मरा तो वो रियल लाइफ में भी मर जाएगा। इसके बाद गेम मास्टर सभी प्लेयर्स से कहता है, अब तक तुम समझ ही गए होगे कि तुम्हें बाहर से कोई नहीं बचा सकता। अगर इस गेम से बाहर निकलना है तो तुम्हें सारे लेवल्स पार करने होंगे। इस दौरान कई प्लेयर्स मरेंगे और मुझे ये सब देखकर बहुत मजा आएगा। वो आगे कहता है, हर एक लेवल पर तुम्हें एक बेहद ताकतवर बॉस मिलेगा, उसे हराकर ही तुम आगे बढ़ पाओगे। जो इस दौरान मरेगा वो रियल लाइफ में भी मरेगा। अब देखते हैं कौन इस गेम से बाहर निकल पाता है। इतना कहते ही सभी प्लेयर्स पर एक नीली रोशनी पड़ने लगती है और कुछ ही देर में सभी अपनी रियल लाइफ बॉडी में शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। हमारी कहानी का MC कृतु भी अपनी असली बॉडी में वापस आ जाता है। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी गेम मास्टर वहां से गायब हो जाता है। सारे प्लेयर कुछ देर तक सन्न खड़े रहते हैं, क्योंकि वे बुरी तरह डर चुके होते हैं। तभी अचानक एक लड़की जोर से चीखती है और सारे प्लेयर्स इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इस वक्त कृतु समझ जाता है कि अगर उसने जल्दी कदम नहीं उठाया तो बाकी प्लेयर्स उससे आगे निकल जाएंगे और उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सोचकर वो क्लिंट का हाथ पकड़ता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम कृतु और क्लिंट को एक गली में खड़ा हुआ देखते हैं। वहां क्लिंट कृतु से पूछता है, अब हम क्या करने वाले हैं? इस पर कृतु जवाब देता है, हमें इस टाउन को छोड़कर अगले टाउन में जाना होगा। वहां जितना जल्दी हो सके मॉन्स्टर्स को मारकर एक्सपीरियंस गेन करना होगा और फिर लेवल 1 के बॉस को हराना होगा। ये सुनकर क्लिंट डर जाता है और कहता है, नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं अपनी एक पूरी टीम बनाऊंगा। अकेले गए तो हम मर जाएंगे, हमें एक टीम के साथ आगे बढ़ना होगा। कृतु मन ही मन सोचता है कि अगर वो टीम बनाने लगा तो बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा और तब तक कई प्लेयर्स उससे आगे निकल जाएंगे। इसलिए वो साफ कह देता है कि वो टीम के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। ये सुनकर क्लिंट कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो, तुम अकेले आगे बढ़ो, मैं पीछे टीम बनाकर तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। कृतु क्लिंट को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे आगे बढ़ना भी जरूरी था, वरना बाकी प्लेयर्स उससे आगे निकल जाते। इसी वजह से वो क्लिंट को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ कृतु के लिए इस गेम में जीने मरने का सफर शुरू हो जाता है। इसी सफर की शुरुआत के साथ SSS रैंक गेमर का एपिसोड 1 एपिसोड 2 की कहानी की शुरुआत में हमें कृतु दिखाया जाता है। वो मन ही मन कहता है कि इस गेम में फंसे हुए उन्हें 1 महीना हो चुका है, लेकिन इस 1 महीने में वो कुछ भी खास हासिल नहीं कर पाए हैं। इस गेम को खत्म करने के लिए उन्हें बॉस को हराना ही होगा, लेकिन अब तक उन्हें लेवल 1 के बॉस की लोकेशन तक भी पता नहीं चल पाई है। इसी दौरान हमें बताया जाता है कि अब तक 10,000 प्लेयर्स में से 2,000 लोग मर चुके हैं और अब सिर्फ 8,000 प्लेयर्स ही बचे हैं। इस हिसाब से आने वाले समय में शायद बहुत ही कम लोग जिंदा बच पाएंगे और हो सकता है कि सभी इसी गेम में मारे जाएं। ये सब सोचकर कृतु समझ जाता है कि इस गेम की डिफिकल्टी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बीटा के समय उसने आसानी से बॉस को ढूंढकर मार दिया था, लेकिन अब हालात ये हैं कि बॉस की लोकेशन तक किसी को नहीं मिल रही है। इन्हीं बातों के बीच हमें पता चलता है कि आज सभी प्लेयर्स एक मीटिंग करने वाले हैं ताकि वे इस पूरी स्थिति पर चर्चा कर सकें। कृतु को दिखाते हुए सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में मीटिंग का माहौल देखते हैं। यहाँ कई प्लेयर्स एक जगह बैठे होते हैं और एक आदमी की बातें सुन रहे होते हैं। यहीं पर हमें डेवियल दिखाई देता है जिसने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की होती है। डेवियल सभी को बताता है कि उसकी टीम ने लेवल 1 के बॉस की लोकेशन ढूंढ ली है। ये सुनते ही सारे प्लेयर्स खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन तभी डेवियल आगे कहता है कि बॉस को हराना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसी वजह से उसके पास एक प्लान है। वो बताता है कि सभी प्लेयर्स को 6-6 लोगों की टीम में बढ़ जाना चाहिए ताकि सही फॉर्मेशन बनाकर अलग अलग दिशाओं से बॉस पर हमला किया जा सके। अगर सभी एक साथ हमला करेंगे तो बॉस एक ही बार में सबको मार देगा, इसलिए अलग अलग एंगल से हमला करना जरूरी है। कृतु अभी ये सोच ही रहा होता है कि वो किन लोगों के साथ टीम बनाएगा, तभी उसकी नज़र जाती है कि बाकी सभी प्लेयर्स पहले ही अपनी अपनी टीमें बना चुके हैं। अब वहां सिर्फ वही अकेला बचा होता है। इसी दौरान उसकी नज़र पास में बैठे एक और अकेले इंसान पर पड़ती है। कृतु समझ जाता है कि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। मजबूरी में बिना ज़्यादा सोचे समझे वो उस पर्सन के पास जाता है और उसे टीम में शामिल होने के लिए अप्रोच करता है, लेकिन वो पर्सन कुछ ज़्यादा ही रहस्यमयी लग रहा होता है। दोस्तों, ये कैरेक्टर आने वाली कहानी में एक बहुत ही बड़ा और अहम रोल निभाने वाला है। इसके जेंडर को लेकर भी एक छोटी सी मिस्ट्री है जिसका खुलासा आपको आगे की कहानी में मिलेगा। इस मौके पर उस रहस्यमयी पर्सन के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता।
क्योंकि बाकी सभी लोग पहले ही अपनी अपनी टीमें बना चुके होते हैं। इसी वजह से वो कृतु के साथ टीम अप करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके अग्री करते ही कृतु उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, जिसे वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। इसी बीच वहाँ एक और पर्सन आता है जो अपना नाम कीबा बताता है। वो कहता है कि बॉस के पास जाने से पहले उन्हें एक और बड़ी समस्या को सुलझाना होगा। कीबा बोलता है, आप सबको पता है कि हमारे 2000 साथी मर चुके हैं, लेकिन इन 2000 लोगों में एक भी वो लोग शामिल नहीं थे। आप समझ रहे हो मैं किन की बात कर रहा हूँ? कीबा आगे कहता है, अगर वे चाहते तो हमें बचा सकते थे। उनके पास हमसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वे घमंडी हो चुके हैं। इसी वजह से हमारे 2000 साथी मारे गए। उन्हें हमसे माफी मांगनी होगी और जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स उन्होंने इकट्ठा किए हैं उन्हें सबके बीच बराबरी से बांटना होगा, ताकि सभी प्लेयर्स बराबर लेवल पर आ सकें। कीबा की बात सुनकर डियावा बोलता है, मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रहे हो। तुम बीटा टेस्टर्स की बात कर रहे हो ना? इस पर कीबा जवाब देता है, बिल्कुल, मैं बीटा टेस्टर्स की ही बात कर रहा हूँ। अगर वे चाहते तो हमारी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की, क्योंकि वे खुद को हमसे बेहतर समझते हैं। इसी दौरान उन्हीं प्लेयर्स में से एक, जिसका नाम ईगल होता है, कीबा के पास आता है और कहता है, तुम ये मान रहे हो कि 2000 लोगों की मौत के जिम्मेदार बीटा टेस्टर्स हैं, कि वे हमें छोड़कर चले गए और अकेले ही आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल गलत हो। ईगल आगे कहता है, तुम्हें जो सर्वाइवल गाइड बुक मिली है, क्या वो तुम्हारे पास भी है? कीबा जवाब देता है, हाँ, मेरे पास भी है। इस पर ईगल समझाता है, क्या तुम्हें पता है कि ये गाइड बुक हमें फ्री में क्यों मिली? क्योंकि बीटा टेस्टर्स ने अपने गोल्ड कॉइन्स को गेम में डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि हर प्लेयर को ये सर्वाइवल गाइड बुक मिल सके, ताकि हम सबके पास सर्वाइव करने का एक मौका हो। ईगल आगे कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि बीटा टेस्टर्स हमें छोड़कर चले गए हैं, बल्कि वे अलग अलग तरीकों से हमारी मदद कर रहे हैं। 2000 लोगों की मौत उनकी वजह से नहीं हुई, बल्कि उन लोगों की कमजोरी की वजह से हुई। आखिर में ईगल कहता है, मैं उन लोगों की मौत को किसी पर ब्लेम करने के बजाय उससे सीखूंगा। मैं खुद को और ताकतवर बनाऊंगा, ताकि मैं इस गेम में जिंदा रह सकूं। ईगल की इन बातों को सुनकर वहां मौजूद बाकी प्लेयर्स भी मान लेते हैं कि इस पूरी स्थिति के लिए बीटा टेस्टर्स को दोषी ठहराना सही नहीं है। ये बात साबित हो जाती है कि उन लोगों की मौत के लिए बीटा टेस्टर्स को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस मौके पर कीबा के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। वो बिना ज्यादा कुछ बोले अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। इसके बाद मीटिंग दोबारा शुरू होती है। डेविन सभी प्लेयर्स को बताता है कि बीटा प्लेयर्स की वजह से मिली सर्वाइवल गाइड ने उनकी काफी मदद की है। उन्हें अब लेवल 1 के बॉस के बारे में लगभग सब कुछ पता है, उसकी एचपी, उसके अटैक्स और उसकी स्ट्रैटेजी। डेविन कहता है, अब हमें बस उस बॉस पर सही तरीके से हमला करना है, ताकि हम इस लेवल को क्लियर करके लेवल 2 में पहुंच सके। इसके बाद वो सभी प्लेयर्स को निर्देश देता है कि वे कल सुबह ही लेवल 1 के बॉस पर अटैक करेंगे। डेविन के इन शब्दों के साथ ही मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग के खत्म होते ही कृतु का टीममेट, वही रहस्यमय पर्सन, बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसी सीन के साथ कैमरा शिफ्ट होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहां सारे प्लेयर्स खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान कृतु की नज़र अपने टीममेट पर पड़ती है। वो देखता है कि उसका टीममेट सिर्फ सूखा ब्रेड खा रहा है। वो उसके पास जाता है और उसे क्रीम देते हुए कहता है, इस ब्रेड पर इसे लगाकर खाओ, इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। जैसे ही वो रहस्यमयी पर्सन क्रीम लगाकर ब्रेड खाता है, उसे उसका स्वाद अच्छा लगता है। कृतु नोटिस करता है कि वो थोड़ा उदास और डिप्रेस्ड लग रहा है। तब कृतु उससे पूछता है, तुम इस गेम में क्या करना चाहते हो? तुम्हारा असली गोल क्या है? इस पर वो पर्सन जवाब देता है, मैं बस सरवाइव करना चाहता हूँ और इस गेम को खत्म करना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सुनकर कृतु कहता है, ये अच्छी बात है, बस कल की फाइट में जिंदा रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपनी पहली लड़ाई में ही अपना पहला टीममेट खो दूं। कृतु के इन शब्दों के साथ सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी प्लेयर्स लेवल 1 के बॉस के डंजन के पास पहुंच चुके होते हैं। जैसे ही सभी अपनी अपनी फॉर्मेशन बनाकर डंजन के अंदर घुसते हैं, उनकी नजर सीधे बॉस पर पड़ती है। बॉस जैसे ही प्लेयर्स को देखता है, वो सीधे बैटलफील्ड में छलांग लगा देता है। ये बॉस आकार में बेहद विशाल होता है। उसके मैदान में आते ही कई छोटे मॉन्स्टर्स भी समन हो जाते हैं, जो तुरंत प्लेयर्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। प्लेयर अपनी तय की गई फॉर्मेशन के अनुसार बॉस और उन मॉन्स्टर्स पर हमला शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक इसी तरह जबरदस्त लड़ाई चलती रहती है। कुछ समय बाद हमें दिखाई देता है कि प्लेयर्स धीरे धीरे मॉन्स्टर्स पर हावी होने लगे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान डेविल के दिए गए इंस्ट्रक्शंस का होता है। इस लड़ाई में डेविल एक बेहतरीन लीडर साबित हो रहा था। इसी दौरान डेविल की नज़र बॉस पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि अब बस एक आखिरी हमला और बॉस खत्म हो जाएगा। यही सोचकर डेविल सीधे बॉस पर फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। क्रतु की नज़र डेविल पर जाती है। डेविल क्रतु को देखकर हल्की सी स्माइल करता है। शुरुआत में क्रतु को समझ नहीं आता कि वो उसे देखकर क्यों मुस्कुरा रहा है, लेकिन जैसे ही क्रतु की नज़र बॉस पर पड़ती है, उसे सच्चाई समझ में आ जाती है।
बॉस अपना फाइनल स्पेशल अटैक तैयार कर चुका होता है। वो एक बेहद विशाल तलवार निकालता है। उसी पल क्रतु समझ जाता है कि बॉस अब अपना सबसे खतरनाक हमला करने वाला है और डेवियल जानबूझकर वो पूरा अटैक अपने ऊपर लेने जा रहा है। क्रतु जोर से सभी प्लेयर्स को चिल्लाकर कहता है, सब पीछे हट जाओ, बॉस बहुत खतरनाक हमला करने वाला है। लेकिन प्लेयर्स को समझ नहीं आता कि अचानक क्या हो गया, क्योंकि अब तक तो हालात उनके कंट्रोल में थे। तभी उनकी नजर डेवियल पर पड़ती है। अगले ही पल बॉस अपना फाइनल अटैक कर देता है। वो हमला सीधे डेवियल पर लगता है और उसकी छाती पर एक गहरा बड़ा कट बन जाता है। डेवियल वहीं गिर पड़ता है और उसकी हालत बेहद नाजुक हो जाती है। क्रतु तुरंत उसे संभालने के लिए दौड़ता है। उसी वक्त डेवियल कमजोर आवाज में कहता है, मुझे पता है तुम भी मेरी तरह ही एक बीटा प्लेयर हो। प्लीज इन लोगों की मदद करना। अगर ये सब मर गए तो तुम अकेले भी कुछ नहीं कर पाओगे। वो आगे कहता है, इनके साथ मिलकर लेवल अप करना होगा और इन्हें जिंदा रखना होगा, वरना फाइनल लेवल के बॉस पर तुम भी मारे जाओगे, चाहे तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। प्लीज इन्हें यहां मरने मत देना। इतना कहते ही डेवियल की बॉडी वहीं डिसइंटीग्रेट हो जाती है। यानी दोस्तों, डेवियल इस गेम के साथ साथ रियल लाइफ में भी मर चुका होता है। डेवियल की मौत देखकर क्रतु को गहरी सच्चाई का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि वो कितना मतलबी हो चुका था। जहां एक तरफ डेवियल ने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि बाकी सभी मिलकर लेवल अप कर सकें, वहीं क्रतु सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। उसे याद आता है कि उसने कैसे अपने ही एक टीममेट को पीछे छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो आगे बढ़ सके। इन सब बातों से क्रतु को एहसास होता है कि वो कितना ज्यादा स्वार्थी बन चुका है। यही सोचकर क्रतु फैसला करता है कि वो वही करेगा जो डेवियल ने उससे कहा था। वो इस बॉस को खत्म करेगा और सभी प्लेयर्स को लेवल 2 तक पहुंचाएगा। ये फैसला करते ही क्रतु खड़ा होता है। वो अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है और बिना एक पल गंवाए सीधे बॉस की तरफ दौड़ पड़ता है। इसी समय क्रतु का वही टीममेट यानी वो मिस्टीरियस पर्सन भी उसे ज्वाइन करता है। दोनों बिना एक पल गंवाए सीधे बॉस की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत में वो मिस्टीरियस पर्सन बॉस पर अटैक करने की कोशिश करता है। बॉस बहुत ही मुश्किल से उस हमले से बच पाता है, लेकिन उसी हमले के दौरान उस मिस्टीरियस पर्सन की हुडी वेपराइज हो जाती है और तभी सबके सामने एक बड़ा रिवील होता है। वो मिस्टीरियस पर्सन असल में एक लड़की होती है। ये देखकर क्रतु भी पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ये लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, यहाँ हमें ये पता चलता है कि क्रतु को पहले से मालूम था कि वो एक लड़की है, लेकिन वो इतनी सुंदर होगी इसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। साथ ही क्रतु ये भी महसूस करता है कि वो लड़की सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद स्ट्रांग भी है, क्योंकि उसने बॉस को लगभग मार ही दिया था। लेकिन इसी पल क्रतु खुद को संभालता है। वो अपने मेन बी मैनविन वाले सिस्टम को कंट्रोल करता है, लड़की को देखना छोड़ता है और पूरी तरह बॉस पर फोकस कर लेता है। इसके बाद क्रतु और बॉस के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के बीच काफी देर तक तगड़ा मुकाबला चलता है, यहाँ तक कि एक पॉइंट पर तो बॉस क्रतु को मारने ही वाला होता है। तभी क्रतु जोर से उस लड़की को पुकारता है, असूना, इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाओ। यानी उस लड़की का नाम असूना होता है। असूना के साथ साथ बाकी सभी प्लेयर्स भी बॉस पर एक साथ हमला कर देते हैं। चारों तरफ से हो रहे अटैक्स की वजह से बॉस का पूरा ध्यान बढ़ जाता है और ठीक उसी सही मौके पर क्रतु अपना फाइनल अटैक चार्ज करता है। अगले ही पल वो पूरी ताकत से बॉस पर हमला कर देता है। इस एक हमले से बॉस वहीं का वहीं धराशायी हो जाता है और उसी जगह उसका खात्मा हो जाता है। बॉस को फिनिश करने की वजह से क्रतु को भारी मात्रा में एक्सपी मिलती है। साथ ही उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलता है। जब वो रिवॉर्ड क्लेम करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक आर्मर है जिसका नाम है मिडनाइट कोट। क्योंकि बॉस क्रतु के ही आखिरी हमले से मरा था, इसलिए सारे प्लेयर्स उसे चीयर करने लगते हैं। चारों तरफ से उसकी तारीफ होने लगती है। लेकिन तभी कीबा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, बस करो इसे चीयर करना, ये कोई हीरो नहीं है। वो आगे कहता है, इसने जानबूझकर दियाविल को मरने दिया। तुमने देखा नहीं है कितना स्ट्रांग है। अगर ये चाहता तो एक ही पल में दियाविल को बचा सकता था। कीबा गुस्से में बोलता है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये एक बीटा यूजर है। ये हमारा लीडर बनना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपी लेकर खुद को और स्ट्रांग बना सके। और फिर वो आखिरी लाइन कहता है, ये एक बीटा प्लेयर है और सारे बीटा प्लेयर्स ऐसे ही होते हैं। देखा नहीं, एक ही बार में इसने पूरे बॉस को मार दिया। ये बीटा प्लेयर है। कीबा की बात यहीं खत्म नहीं होती। वो गुस्से में आगे कहता है, और बीटा प्लेयर्स का मतलब तुम सब अच्छी तरह जानते हो। उसकी ये बात सुनते ही वहां मौजूद सारे प्लेयर्स भड़क उठते हैं। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। लोग एक दूसरे की तरफ शक की नजरों से देखने लगते हैं। तुम बीटा प्लेयर हो, तुम कहीं बीटा तो नहीं। धीरे धीरे बातें यहां तक पहुंच जाती हैं कि हमें बीटा प्लेयर्स को ग्रुप से बाहर निकाल देना चाहिए। अब हर तरफ अविश्वास फैल चुका होता है। इन सारी बातों को क्रतु भी सुन लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे,
क्योंकि अगर ये दुश्मनी ऐसे ही चलती रही तो कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। हर कोई यही सोचेगा ये बीटा है, इससे टीम अप नहीं करना, और ऐसे में सब एक एक करके मारे जाएंगे। इसी उथल पुथल के बीच अचानक कृतु के चेहरे पर एक हल्की सी टेढ़ी स्माइल आ जाती है। वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बीटा प्लेयर हूँ? फिर वो आगे बोलता है, नहीं, मुझे उन नूब्स में मत जोड़ो, मैं बीटा प्लेयर से भी ऊपर हूँ। सब चौंक जाते हैं। कृतु ठंडे अंदाज में कहता है, मैं और भी ज्यादा मतलबी हूँ, बीटा प्लेयर से भी ज्यादा। फिर वो बिना रुके सच उगल देता है, हाँ, मैं चाहता तो डियाविल को बचा सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे नहीं बचाया, क्योंकि मुझे इस ग्रुप में सबसे ताकतवर बनकर रहना है। कृतु की इन बातों से सबका ध्यान बीटा प्लेयर से हटकर सीधा कृतु पर आ जाता है। अब सारे प्लेयर्स उसी पर टूट पड़ते हैं, तुम कितने घटिया हो, तुम तो बीटा प्लेयर से भी नीचे हो। इन तानों पर कृतु गुस्सा होने के बजाय हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, नीच? हाँ ठीक है, कम से कम बीटा प्लेयर कहलाने से तो कम बेइज्जती है। ये कहकर वो सबको पूरी तरह इग्नोर करता है। कृतु अपना मिडनाइट कोट आर्मर पहनता है और वहां से जाने लगता है। तभी असुना उसे रोकती है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता था कि मैं एक लड़की हूँ, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता था? फाइट के दौरान तुमने मुझे नाम लेकर पुकारा था। इस पर कृतु पलट कर कहता है, तुम्हें क्या लगा मुंह ढक लेने से कोई अपना जेंडर और नाम छुपा सकता है? अपने एचपी बार के ऊपर देखो, वहीं तुम्हारा नाम और जेंडर लिखा होगा। ये सुनकर असुना हैरान होकर कहती है, मुझे इसके बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं था। फिर वो थोड़ा रुककर कहती है, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? तुम मेरे पार्टनर हो, हमें साथ रहना चाहिए, अकेले तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। कृतु बिना रुके जवाब देता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं अकेले सरवाइव कर सकता हूँ। और आखिर में वो सबसे कड़वी लाइन बोलता है, मुझे तुम जैसे नूब्स के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर कृतु असुना को अपनी पार्टनर लिस्ट से कैंसिल कर देता है और बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। 4 महीने बाद हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहां कृतु अकेला बैठा होता है। उसके आसपास कुछ प्लेयर्स खड़े होते हैं जो लगातार उससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो उनकी टीम ज्वाइन कर ले। इस टीम का नाम होता है मूनलाइट और उनके लीडर का नाम होता है क्रेन। असल में हाल ही में हुए एक खतरनाक मॉन्स्टर अटैक के दौरान कृतु ने इन सब की जान बचाई होती है। इसी वजह से ये सब चाहते हैं कि कृतु, जो फिलहाल अकेला है, उनकी टीम में शामिल हो जाए ताकि उनकी टीम और ज्यादा ताकतवर बन सके। शुरुआत में कृतु का बिल्कुल भी मन नहीं होता, ना उसे कोई दिलचस्पी होती है, ना वो किसी टीम का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन जब ये लोग बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं तो आखिरकार कृतु मान ही जाता है और मूनलाइट टीम ज्वाइन कर लेता है। टीम में शामिल होने के बाद कृतु धीरे धीरे उनके साथ समय बिताने लगता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि कृतु का लेवल हद से ज्यादा ऊंचा है, इतना ज्यादा कि वो बीटा प्लेयर से भी ऊपर है, लेकिन वो जानबूझकर अपना असली लेवल अपने टीममेट से छुपा कर रखता है। एक रात हम देखते हैं कि कृतु अकेले ही 28वें फ्लोर पर 28 लेवल के मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल पड़ता है। याद रखिए, पहले एपिसोड में सारे प्लेयर्स मिलकर भी लेवल 1 के बॉस को मुश्किल से संभाल पा रहे थे, और यहाँ कृतु अकेले 28वें लेवल के मॉन्स्टर से भिड़ने जा रहा होता है। इसी दौरान कृतु को अपने एक टीममेट का मैसेज मिलता है। उसे पता चलता है कि टीम की एक मेंबर सांची मिसिंग हो चुकी है। कृतु बिना एक सेकंड की देरी किए अपना डैशबोर्ड ओपन करता है और अपनी स्किल लोकेशन ट्रैकिंग का इस्तेमाल करता है। इस स्किल की मदद से वो बहुत आसानी से सांची को ढूंढ लेता है। सांची एक पुल के नीचे बैठी होती है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। उसी समय कृतु वहां पहुंचता है। सांची उसे बताती है कि उसे मरने से बहुत डर लगता है, वो किसी भी हाल में मरना नहीं चाहती। कृतु उसे शांत करते हुए कहता है, चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। अजीब बात यह होती है कि सांची बहुत आसानी से कृतु की बातों पर भरोसा कर लेती है। इसके पीछे का असली कारण हमें कहानी में आगे पता चलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात पर। जब कृतु सोने जा रहा होता है तभी सांची वहां आती है और पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? कृतु उसे मना नहीं करता और हाँ कह देता है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह पर। अगली सुबह कृतु और पूरी मूनलाइट टीम अगले बॉस को मारने के लिए निकलती है ताकि वे अपना लेवल और बढ़ा सकें। इस बार टीम का लीडर मौजूद नहीं होता, इसलिए पूरी टीम को कृतु ही मैनेज कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही कृतु और उसकी टीम बॉस के चेंबर में एंटर करती है, उन्हें वहां बॉस के बजाय एक ट्रेजर चेस्ट दिखाई देता है। ट्रेजर चेस्ट देखकर सभी प्लेयर्स यही सोचते हैं कि शायद इस फ्लोर का बॉस पहले ही मारा जा चुका है। इसी सोच के साथ वे लोग चेस्ट को लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी बीच कृतु को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं हो सकती। वो जैसे ही सबको बताने वाला होता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है, उसी पल बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक पूरा कमरा रेड लाइट से भर जाता है। चारों तरफ से कई सारे मॉन्स्टर्स समन हो जाते हैं। शुरुआत में सभी लोग घबरा जाते हैं। पैनिक में आकर वे अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन निकालते हैं ताकि यहाँ से भाग सकें। लेकिन जैसे ही वे स्टोन को एक्टिवेट करते हैं, कुछ भी नहीं होता।
कोई भी टेलीपोर्ट नहीं कर पाता। तभी कृतु और बाकी सभी को समझ आ जाता है कि ये एक नॉन टेलीपोर्टेशन चेंबर है, यहाँ किसी भी तरह का मैजिक काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये था कि यहाँ कृतु भी अब उतना ही कमजोर था जितना बाकी सभी। अब सभी लोग सिर्फ अपनी तलवारों के सहारे मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना मैजिक और स्किल्स के वे सब बहुत कमजोर साबित होते हैं। जैसा होना था वैसा ही होता है। एक एक करके कृतु के टीममेट्स मरने लगते हैं। कृतु अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी टीम को मरते हुए देखता है और कुछ भी नहीं कर पाता। इसी बीच उसे अचानक याद आता है सांची। उसने सांची से वादा किया था कि वो उसे बचाएगा। कृतु किसी भी तरह सांची तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक मॉन्स्टर सांची की पीठ पर हमला कर देता है। सांची जमीन पर गिर जाती है, उसका खून बहने लगता है, वो अब मरने वाली होती है। डिजिटल पार्टिकल्स में डिसॉल्व होते हुए सांची कुछ कहती है, लेकिन कृतु उन शब्दों को सुन नहीं पाता। उस पल कृतु को ऐसा लगता है कि शायद सांची अपने आखिरी पलों में उससे नफरत कर रही होगी, क्योंकि उसने वादा किया था और वो वादा निभा नहीं पाया। इस ट्रैप में कृतु की पूरी टीम मारी जाती है। किसी तरह बहुत मुश्किल से कृतु अकेला सरवाइव कर पाता है। इसके बाद कहानी कई महीनों आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि कृतु एक रहस्यमयी लड़की से एक खास बॉस के बारे में जानकारी ले रहा होता है। उस लड़की से कृतु को पता चलता है कि क्रिसमस नाइट को एक यूनिक बॉस अपीयर होने वाला है। अगर उस बॉस को मार दिया जाए तो रिवॉर्ड में मिलेगा सोल रिवाइवल। इस रिवॉर्ड की मदद से किसी भी एक इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। ये सुनते ही कृतु का फैसला पक्का हो जाता है। वो तय कर लेता है कि वो उस बॉस को जरूर मारेगा, चाहे वो कितने ही हाई लेवल का क्यों ना हो, क्योंकि वो सोल रिवाइवल से सांची को वापस लाना चाहता है। भले ही सांची की मौत को अब लगभग 1 साल होने वाला हो, लेकिन कृतु के दिल में आज भी सांची की मौत का दर्द वैसा ही जिंदा है। इसलिए कृतु किसी भी हालत में सांची को रिवाइव करना चाहता है, लेकिन उसके दिल में एक डर लगातार बना हुआ है। क्या सांची अब उससे नफरत करने लगेगी? आखिर उसने सांची से वादा किया था कि वो उसे बचाएगा, और उसके होते हुए भी सांची मर गई। कृतु सोचता है चाहे सांची उससे कितनी भी नफरत क्यों ना करे, वो उसे जिंदा जरूर करेगा। यही सब सोचते हुए कृतु अपने एडवेंचर होटल के कमरे में पहुंचता है। वहां वो अपने सभी वेपन्स को अपग्रेड करता है, अपनी इक्विपमेंट को मैक्सिमम लेवल तक ले जाता है। कृतु इतनी तैयारी इसलिए कर रहा था क्योंकि आज की रात कोई नॉर्मल रात नहीं थी, आज क्रिसमस नाइट थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कृतु उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जो उस रहस्यमयी लड़की ने बताई थी, यानी बॉस की लोकेशन। वो जैसे ही आगे बढ़ने ही वाला होता है कि अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे कुछ प्लेयर्स दिखाई देते हैं। ये लोग क्रीन की गिल्ड के होते हैं, वही क्रीन जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। क्रीन कृतु से कहता है हमारी गिल्ड ज्वाइन कर लो, अकेले तुम मर जाओगे। लेकिन कृतु साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो अकेला ही रहना चाहता है। असल में इस वक्त कृतु पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो अब अपनी आंखों के सामने किसी और टीममेट को मरते हुए नहीं देखना चाहता। इसी वजह से वो अकेले ही आगे बढ़ना चाहता है। क्रीन और उसकी गिल्ड बार बार कृतु को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन कृतु किसी भी हालत में राजी नहीं होता। इसी बीच वहाँ एक और गिल्ड पहुंच जाती है, डिवाइन ड्रैगन। इस गिल्ड का मकसद भी वही होता है, उस बॉस को मारकर सोल स्टोन हासिल करना। डिवाइन ड्रैगन को देखकर क्रीन कृतु से कहता है इनकी चिंता मत करो, इन्हें हम संभाल लेंगे। कृतु कुछ पल के लिए रुकता है। वो क्रीन की मदद करना चाहता है, लेकिन अगर वो देरी करता तो बॉस के रीस्पॉन होने का खतरा था। इसलिए कृतु क्रीन पर भरोसा करके सीधे बॉस की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर बाद कृतु बॉस के सामने पहुंच जाता है। जैसे ही बॉस फाइट शुरू होती है, सीन शिफ्ट होता है क्रीन की तरफ, जहां हम देखते हैं कि क्रीन अपनी गिल्ड के साथ डिवाइन ड्रैगन गिल्ड को हरा चुका होता है। कुछ समय बाद कृतु भी वापस लौटता है। उसके हाथ में होता है सोल स्टोन। बॉस मारा जा चुका होता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कृतु के चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं होता। वो बेहद दुखी और टूटा हुआ लग रहा होता है। क्रीन को समझ नहीं आता कि बॉस को हराने के बाद भी कृतु इतना परेशान क्यों है, लेकिन जैसे ही क्रीन को स्टोन के बारे में सच्चाई पता चलती है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि इस सोल स्टोन की मदद से किसी को रिवाइव तो किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। कमेंट्स में लिखो नेक्स्ट पार्ट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।